मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी जो तैयारी स्टार्ट होती है वो 2008 से तैयार होती है और 2008 से 2009 के बीच में मैंने पूरी ईमानदारी और पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी यूपीएससी तैयार किया। मेरी मदर एक्सपायर हुई, उससे पहले जो भी सोच चल रही थी मेरे परिवार में या मेरे पड़ोस में, वो लड़कियों के लिए आप सभी जानते हैं कि एक ऐसे बैकग्राउंड से या इस समाज में लड़कियों के लिए इतनी स्वतंत्रता या इतनी लिबर्टी नहीं है कि वो अपने सपने देख सके और उन्हें पूरा कर सके। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते मुझे कुछ समाज की सोच और मुझे अपने कुछ परिवार से जुड़ी हुई थिंकिंग का या उनकी सोच का जो काफ़ी रूढ़िवादी थी उसका सामना करना हुआ। जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तो उसी दौरान मेरी दीदी की शादी हो गई थी, कर दी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये ग्रेजुएशन भी हो गई, ये भी मेरे लिए गॉड गिफ्ट है कि मेरा ग्रेजुएशन भी किस तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ भी यही होना है, शादी वगैरह कर दी जाएगी और मेरा जो मोटो है, जो मुझे आईएएस बनना है, वो शायद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने 2017 को पॉइंट करते हुए अपनी जॉब वगैरह छोड़ी, जो मैंने प्राइवेट जॉब की थी उसको छोड़ दिया और फिर मैंने ये जो तैयारी थी उस पर वापस लगी। आप लोग उस टाइम में विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे टाइमिंग थे वो मैंने 22 घंटे पढ़ने की कोशिश की थी। मैं कभी कभी ये एक ऐसा मतलब फैक्ट है मेरी लाइफ का जो शायद मैं भी कभी विश्वास नहीं कर पाती आज। डरे नहीं हिंदी से, ना ये नेगेटिव सोच लेकर चलें कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी से बिल्कुल सिलेक्शन होगा, लेकिन अपने शब्दों को और अपने आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, टाइम बाउंड करके चलते चलिए। मैंने अपनी ज़िद को अपना जुनून भी बनाया और अपने जुनून को ज़िद से पूरा भी किया। सभी के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा परिस्थितियाँ चेंज होती हैं या परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, जिनके साथ फाइट करना ना करना ये हमारा डिसीज़न होता है। अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि रैंक या अटेम्प्ट्स पर। आपको लाइफ में कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। आपके साथ एक छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरा जो संघर्ष है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जो मोटो था वो यूपीएससी ही है, आज भी यूपीएससी है। हालांकि मेरी एज 35 हो चुकी है और मेरे पास सिर्फ 2 अटैम्प्ट बचे हैं, क्योंकि मैं कैटेगरी से हूँ तो मैं अभी यहाँ तक सर्वाइव कर पा रही हूँ। 35 होने के बाद भी मेरा जो 2 अटैम्प्ट बचे हैं, मुझे पता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन एक सक्सेस मिलने के बाद मुझे ये भी विश्वास है कि मैं उस चीज़ को अपने पूरे ईमानदारी के साथ अगले साल कर पाऊँगी। इसका मतलब 2022 तक मुझे यूपीएससी किसी भी तरह से क्लियर करना ही मेरा इस टाइमिंग में अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि मुझे जो चीज़ मैंने सोच कर चली थी कि मुझे आईएएस करना है, तो वो अभी बाकी है। तो मेरी फ़ाइट तो सोसाइटी के साथ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और अचीवमेंट मुझे मिल चुकी है, और इस अचीवमेंट ने मुझे वो दे दिया शायद जो मुझे आईएएस बनने के बाद में नहीं मिलता। मैं बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे जो किसी ना किसी तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर वो फंस कर ये नहीं सोच पाते या पा रहे हैं कि वो निकले या ना निकले, या निकल भी पाएंगे या नहीं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी स्टोरी आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो मैं एक रूरल बैकग्राउंड से हूँ और मेरठ की रहने वाली हूँ। मैं यूपी का ही एक ज़िला है। तो मेरी जो परवरिश, जो मेरी पैदाइश है वो मेरे गांव से है, लेकिन जो मेरी परवरिश हुई वो मेरठ सिटी में ही हुई है। मेरी जो स्कूलिंग हुई वो भी मेरठ से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है। यहाँ का एक गर्ल्स का कॉलेज है, आरजी कॉलेज, तो मेरी इंटर और मेरा जो ग्रेजुएशन है मैंने वहीं से किया है। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते मुझे कुछ समाज की सोच और मुझे अपने कुछ परिवार से जुड़ी हुई थिंकिंग का या उनकी सोच का जो काफ़ी रूढ़िवादी थी उसका सामना करना हुआ। जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तो उसी दौरान मेरी दीदी की शादी हो गई थी, कर दी गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना
बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये ग्रेजुएशन भी हो गई, ये भी मेरे लिए गॉड गिफ्ट है कि मेरा ग्रेजुएशन भी किस तरह से कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि मेरे साथ भी यही होना है, शादी वगैरह कर दी जाएगी और मेरा जो मोटो है, जो मुझे आईएएस बनना है, वो शायद ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आने लगा था कि नहीं होगा, और परिवार के सामने या उनके जो वैल्यूज़ हैं उनके सामने मुझे कहीं ना कहीं झुकना होगा। लेकिन मेरा जो नेचर था वो थोड़ा ज़िद्दी नेचर था, और मेरे फादर का ही ये सिखाया हुआ एक गुण था कि उन्होंने कहा था कि अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं हो, आपका निर्णय गलत नहीं है, तो आप कभी किसी से मत डरना। तो शायद उन्हीं का ये एक गुण मान लीजिए, या उनकी एक सीख थी, जिसने उन्हीं के अगेंस्ट मुझे लड़ने के लिए तैयार किया। उन्हीं से मुझे लड़ना हुआ, क्योंकि हमारे समाज में चीज़ें हमेशा डबल तरीके से चलती हैं। आपको दिखाया कुछ जाता है, आपसे कराया कुछ जाता है, और सिखाया कुछ जाता है। तो जो आपने सीखा है और आपको लगता है कि वो सीख कहीं से गलत नहीं है, तो आप उसे फॉलो कीजिए। मैंने अपनी ज़िद को अपना जुनून भी बनाया, और अपने जुनून को ज़िद से पूरा भी किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी कुछ, मेरे को क्राफ्ट करने का शौक़ है, मुझे पेंटिंग्स का शौक़ है, क्योंकि 12th में मैंने पेंटिंग्स अपना सब्जेक्ट रखा था। तो मैं बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह देती थी, तो उससे मेरी काफ़ी अर्निंग हुई। दिवाली फेयर वगैरह जैसे आते हैं, तो इस पर मेरा काफ़ी सारा क्राफ्ट्स होता था, जो मैं खुद भी तैयार करती थी, और जो मेरे स्टूडेंट होते थे उनसे भी तैयार कराती थी। तो वो मार्केट में भी सेल होता था, तो उसके थ्रू जो मेरे पास अर्निंग आई थी, तो उसी से मैंने कुछ अमाउंट कलेक्ट किया। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोशिश की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से पहले मैंने 2007 की एंडिंग से सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। 2007 के नवंबर टाइम था जब मैंने सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ा, देखा, और बस लग गई। आप लोग उस टाइम में विश्वास नहीं करेंगे, जो मेरे टाइमिंग थे वो मैंने 22 घंटे पढ़ने की कोशिश की थी। मैं कभी कभी ये एक ऐसा मतलब फैक्ट है मेरी लाइफ का, जो शायद मैं भी कभी विश्वास नहीं कर पाती आज, क्योंकि उस टाइमिंग में 22 घंटे, शायद आप यंग एज में होते हो तो आपको नहीं पता चलता, या आप वो चीज़ जो आपकी जुनून बन जाती है, तो आप शायद किसी भी चीज़ को, कोई भी हिंड्रेंस है, आप उसे ईजीली क्रॉस कर जाते हो। तो यहाँ पर वो जुनून ही था जिसने मुझे 22 घंटे जागने के लिए मजबूर किया। और 22 घंटे जागने के बाद भी जब मैं 2 घंटे सोती थी, तो उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं, शायद ये 2 घंटे भी मैंने वेस्ट किए हैं। तो जो 1 साल का सफ़र था 2007 और 2008 मिलाकर, तो ये 14 महीने मेरे पास थे। इन 14 महीनों में मैंने सेल्फ स्टडी की, और इसी दौरान जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, तो 2008 जुलाई में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, क्योंकि मैं जुलाई तक ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें पढ़ चुकी थी। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक स्टूडेंट है जो 22 घंटे पढ़ रहा है, तो उसने 7-8 महीने में कितना कवर किया होगा। वो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें पढ़ चुका था। हिस्ट्री मैंने पढ़ ली थी, ज्योग्राफी मैंने कवर कर लिया था, पॉलिटी मेरा हो चुका था। इवन मेरा जो सब्जेक्ट था, मैंने उस टाइमिंग में सोशियोलॉजी सेलेक्ट किया था, वो मैंने पूरा कर लिया था। नॉलेज बहुत हो चुकी थी, लेकिन जो गाइडेंस थी, प्रॉपर गाइडेंस, वो नहीं पता थी। इसीलिए मैंने कोचिंग प्रेफर किया। लेकिन कोचिंग तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे सर मिले, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी दी, मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई, और मुझे उन्होंने मुझे पबएड के लिए सजेस्ट किया ऑप्शनल के तौर पर। सोशियोलॉजी मैंने सेकंड ऑप्शनल के तौर पर रखा, तो मैंने दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ा, और दोनों ही सब्जेक्ट को मैंने तैयार किया उन्हीं के घर रहकर। उन्होंने ही मुझे पर्सनल गाइडेंस में सुबह से शाम तक वो मुझे सारी चीज़ें बताते थे, किस तरह से मुझे आंसर करना है, फीडबैक वो मुझे पूरा देते थे। तो वहाँ से मेरी तैयारी चली। मैं घर से ज़्यादातर जॉब के बहाने बाहर रहती थी, क्योंकि पढ़ाई का तो स्टॉप हो चुका था, और मुझे इतना भी समझ में आ चुका था कि ग्रेजुएशन हो चुका है, तो जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है या एलिजिबिलिटी है यूपीएससी के लिए, वो मेरे पास है, तो इससे आगे मुझे कुछ करना भी नहीं है। तो सुबह 7 या 8 बजे निकल के, और शाम को फिर 7 या 7:30 बजे तक घर वापस जाना, और फिर रात में वो तैयारी करना। तो सब कुछ बहुत ईमानदारी के साथ, मेरे टीचर ने भी मेरे ऊपर एफर्ट लगाए, और मैंने भी उसी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया, और उसका रिज़ल्ट मुझे मिला भी।
कि 2009 में मेरा जो मैंने 2008 का जो एग्ज़ाम था, उसका रिज़ल्ट मैंने मतलब प्री क्वालिफ़ाई किया फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, और सेकेंडली मैंने मेंस लिखा। लेकिन मेंस लिखते लिखते ही मेरे साथ मेरी फैमिली से कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि मुझे अपना जो तैयारी थी मेरी मेंस की, वो उस हिसाब से नहीं हो पाई। तो वो मेरा एक ड्रॉबैक रहा। उसके बाद मेरे साथ सिचुएशंस काफ़ी वर्स हुई। मेरा फैमिली से मुझे प्रेशराइज़ होने लगी शादी के लिए, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ होने लगा। मेरे फिर 2011 में मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे लगा कि जो मैंने डिसाइड किया है या जो मेरा डिसीज़न है, कहीं ना कहीं वो रीज़न है कि उनके दिमाग में टेंशन चल रही है, तो मुझे अपना जो स्टेप है वो पीछे ले लेना चाहिए। लेकिन फिर बहुत मैंने नेचुरल वे में सोचा कि जब हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि जो होना होता है वो पहले ही लिखा है, और जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जो किसी के साथ हो रहा है मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, इसका मतलब वो पहले ही लिखा जा चुका है। तो अगर जो भी होना होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी, तो मुझे फ़ाइट करनी है। मैंने वो फ़ाइट करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की। लेकिन उसी दौरान 2013 तक आते आते मेरी मदर जो थी काफ़ी टेंशन में रहने लगी, क्योंकि मेरे फादर काफ़ी लंबे टाइम तक कोमा में भी रहे, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी दिक्कत हुई। और जो मेरे ब्रदर्स का थोड़ा सपोर्ट था वो पहले ही छिन चुका था, क्योंकि मेरे ब्रदर्स की इस लेवल पे आकर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नैरो थी, तो मैं नहीं उस सोच के साथ वहाँ रह पा रही थी। तो फिर भी मैं अपनी मदर के लिए वहाँ पर उन चीज़ों के साथ एडजस्ट कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ एक सबसे बड़ी जो मेरी स्ट्रगल रहा, वो मेरी मदर एक्सपायर हुई 2013 में। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर इस लड़ाई को लेकर मैं यहाँ लड़ती रहूँगी तो शायद मैं अपने एफ़र्ट्स को 100% नहीं दे पाऊँगी। तो मैंने डिसाइड किया 2013 में मदर एक्सपायर होने के बाद अपना घर छोड़ना। मैंने वहाँ से अपना घर छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद मैंने रेंट पर रूम लिया, और सबसे पहले मेरे सर्वाइवल की दिक्कत आई। तो मुझे यहाँ पर मेरे बहुत कहते हैं ना, जब आप भगवान आपके एक रास्ता बंद करता है तो आपके लिए कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता भी खोल देता है। तो मुझे मेरे सर का और मेरे दोस्त का मुझे यहाँ पर सपोर्ट मिला कि मुझे स्टार्टिंग 2-3 महीने फाइनेंशली मेरे को यहाँ से हेल्प मिली। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूलिंग जॉब स्टार्ट की, और तब से लेकर 2017 तक मैंने रेगुलर प्राइवेट स्कूल में जॉब किया। 10th लेवल तक मैंने एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ाया। तो एक आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जुनून जो था, इसी जुनून ने मुझे सिर्फ एसएसटी पढ़ाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि मैं जानती थी कि एसएसटी में आपके वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इवन बायो भी आपका बहुत सारा उसमें पार्ट इंक्लूड हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे स्टडी से दूर नहीं लेकर जाएगा, मुझे अपडेट बनाए रखेगा। क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो ये आप पर आपकी ड्यूटी होती है कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करके बच्चों को भी अपडेट रखें। तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्कूलिंग जॉब जो बच्चों के लिए थी वो मैंने की, और बच्चों को भी मैंने वही चीज़ें वैल्यूज़ या ऐसा नहीं था सिर्फ मैंने उनको रटाया, मैंने उन्हें वो चीज़ें भी बताई कि अगर इन फ्यूचर वो कभी डिसाइड करते हैं सोसाइटी को सर्व करना, तो वो इस तरह की जॉब में जा सकते हैं। और उस जॉब के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप 10th तक की जो एनसीईआरटीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों को तो बाद में पता चला है कि एनसीईआरटीज़ को पढ़ना होता है, लेकिन अगर हम जैसे ही कैंडिडेट्स अगर आप कभी बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो आने वाले टाइमिंग में सिविल सर्वेंट बनना चाहेंगे या आईएएस की तैयारी करना चाहेंगे, तो अगर आप उन्हें बताते हो कि 10th लेवल तक की आप अगर एसएसटी जो आपके एनसीईआरटीज़ हैं हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो ये आपका एक बेस तैयार कर देते हैं जिस पर आपके कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने भी वही काम किया, और 2017 में फाइनली मुझे लगा कि अब टाइम ओवर हो रहा है, एज भी जा रही है। सेविंग के लिए मैंने वो जॉब की थी, तो इतनी सेविंग हो चुकी थी कि मैं अब उसके बिहाफ पर अपनी तैयारी कर सकती थी। मैं घर बैठकर या अपने रूम पर बैठकर और चीज़ों को एडजस्ट करते हुए उस सेविंग से अपने खर्चे चला सकती थी। तो मैंने 2017 नवंबर में अपनी जॉब क्विट की, और उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी पर लगी। यूपीएससी की तैयारी करते हुए ही पीसीएस का नोटिफिकेशन आया था। यूपीएससी का मैंने अटैम्प्ट भी दिया, लेकिन जैसे मैंने बोला नवंबर में मैंने जॉब छोड़ी थी,
तो नवंबर में भी एक्चुअल में जो जॉब छोड़ने का सबसे बड़ा एक रीज़न था कि काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन मुझे वहाँ पर झेलना पड़ा। मैं बहुत मेंटली हैरेस भी किया गया उस जॉब के दौरान। तो मुझे थोड़ा-सा रिकवर होने के लिए 1 महीना लगा। लेकिन मैंने जब तैयारी स्टार्ट की तो मुझे पूरा दिसंबर निकल गया। तो मानते हम जनवरी से मेरी वो तैयारी स्टार्ट हुई। मैंने यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया, लेकिन मेरा 2018 का यूपीएससी मेरा नहीं हुआ। लेकिन 2018 में ही मेरे ही एक साथ में फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि पीसीएस आया हुआ है, तो तुम दीदी पीसीएस भर लो। तो मैंने एक बार को मना किया कि मुझे पीसीएस नहीं देना है। तो फिर मुझे फिर एक चीज़ समझ में आई जो बहुत प्रैक्टिकल थी कि एज भी बढ़ रही थी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी थी। क्योंकि एक चीज़ है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की है, वो है कि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी मेरी छोटी सिस्टर की और जो मेरी बड़ी दीदी हैं। एक्चुअल में जो बड़ी वाली दीदी हैं वो 2007 में विडो हो गई थी, और जो मेरी छोटी सिस्टर है वो ना तो बोल पाती है और थोड़ा मेंटली भी अनसाउंड है। तो दोनों ही ज़िम्मेदारी को मुझे उठाना था। तो इसी ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए ही मैं 2013 से 2017 तक जॉब में भी रही। सेविंग भी मेरा दूसरा पर्पस था, लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया कि ऐसे कब तक चल सकता है। तो मुझे अपना जुनून जो मेरा बार-बार मुझे कौंध रहा था कि नहीं, मुझे मेरा आईएएस नहीं हुआ है, मुझे आईएएस देना है और मुझे आईएएस बनना है, वो मुझे बार-बार झकझोर रहा था। तो उसको देखते हुए मैंने वो छोड़ा और मैं इस पर आई। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए ये रही कि मुझे तैयारी में जो 2008-9 की तैयारी थी, उसी तैयारी ने मुझे पीसीएस के लिए बहुत अलग से तैयार होने के लिए बर्डनाइज़ नहीं किया या दबाव नहीं रखा। क्योंकि 2018 में ही मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये रही कि पीसीएस ने अपना पैटर्न टोटली यूपीएससी की तरह कर दिया। तो ये एक ऐसा अवसर कह सकते हो कि शायद यहाँ पर किस्मत मेरे साथ थी कि किस्मत ने मुझे मौका दिया कि आपने जो तैयारी की है आप उसे वापस रिफ़ाइन करते हुए आप तैयारी में लग जाओ। मैंने बस मतलब कहने से वो दिया और मेरा उसमें फर्स्ट टाइमिंग में मेरा ये पीसीएस का प्री क्वालीफाई हुआ। तब तक तो मैं सीरियस नहीं थी, लेकिन जब क्वालीफाई हो गया तो मेंस के लिए मैं सीरियस हुई। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी यूपीएससी को अभी इस साल के लिए स्किप करते हैं, मेंस दे यूपी पीसीएस का ही ये वाला सीरियसली देते हैं। तो मैंने 2019 का यूपीएससी छोड़ा क्योंकि ये डिक्लेयर हुआ था यूपी पीसीएस 2018 के लिए कि 2019 में 18 जून से इसके एग्ज़ाम मेंस के लिए होने थे। लेकिन वहाँ पर भी मेरे साथ फिर एक मतलब बहुत एक फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हुई कि 30 मई को ये 2018 का पीसीएस मेंस जो 18 जून से होना था, ये पोस्टपोन हुआ किसी वजह से। और मेरे लिए ये फेवरेबल इसलिए रहा क्योंकि जब मैं तैयारी में लगी थी तो अप्रैल से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। 8 अप्रैल से मैं मेंस की तैयारी में लिखना स्टार्ट किया था। सिर्फ मैंने चीज़ों को पढ़ा था, लिखा नहीं था। मैंने सिर्फ 2 या 4 आंसर लिखे थे क्योंकि 2-4 आंसर में मुझे पता चल गया था कि मैं टाइम बाउंडेड में लिख पाऊँगी या नहीं लिख पाऊँगी। तो मुझे समझ में आ गया था कि मेरी जो कंसिस्टेंसी है वो आज भी बनी हुई है, फ्लो आज भी बना हुआ है, शब्द आज भी मेरे पास उतने ही हैं। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो या कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ते हो तो फ्लो आपका या वो जो बेसिक नॉलेज है वो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। तो यहाँ पर तैयारी के लिए मैंने सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किया अप्रैल से। चीज़ों को जो टॉपिक्स थे वो रिवाइज़ किए, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया। लास्ट ईयर के 5 साल के कुछ पेपर्स भी उठाए, उन पेपर से टॉपिक्स निकाले और टॉपिक्स को लिखा और लिखने के बिहाफ पर फिर मैंने उनको हैंडी नोट्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर मुझे 27 मई को चिकन पॉक्स वाली दिक्कत हुई और मैं बहुत सीवियर कंडीशन में थी, लेकिन मुझे फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं जब भी कोई चीज़ करती हूँ तो शायद बहुत ऑनेस्टी के साथ मैंने हमेशा की, तो मुझे वो फ़ील नहीं हो रही थी। मुझे फ़ोन पर भी मैंने जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे फ्रेंड ने, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप ये तैयारी अभी यहाँ पर स्किप कर दो क्योंकि अगर आप ऐसे तैयारी करोगे, आपको चिकन पॉक्स निकला हुआ है तो आपकी आँख जो आई साइट है वो भी जा सकती है। बहुत मतलब अलग अलग तरीके से बहुत मुझे उसको लेकर डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने तब भी वो कंटिन्यू किया। 27, 28, 29, 30 की शाम 4 बजे मेरे पास कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया है। उस दिन मैंने शायद रेस्ट लिया था, लेकिन उन 4 दिन में मेरी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी
बहुत भयंकर मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। नॉर्मल वे में बोलते हैं कि जो स्मॉल पॉक्स होती है वो आपकी 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, और चिकन पॉक्स भी आपकी 15 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन मेरे को 20 जुलाई तक वो चिकन पॉक्स से मैं परेशान रही। और ये एक आप कहते हो कि मैं किस्मत नहीं मानती थी, और कहीं न कहीं भगवान पर भी सिर्फ़ इतना विश्वास करती थी कि हाँ, एक शक्ति है जो शायद इस यूनिवर्स को चला रही है। उस टाइम मुझे पहली बार फ़ील हुआ कि जब चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हैं, तो बहुत चीज़ें हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ईमानदारी के साथ, आपके एफ़र्ट्स के साथ चल रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है। वो चीज़ मैंने वहाँ से ठीक की, और मतलब मैं 20 जुलाई तक मैंने सफ़र किया। उसके बाद भी मुझे पता चलता है 25 जुलाई के आसपास कि ये पेपर होना है अब अक्टूबर में। तो फिर जुलाई पूरा निकल गया था, तो मैंने 1 अगस्त से मैंने अपना फिर वापस वो नोट्स स्टार्ट किए जो मैंने कवर किए थे। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपने उसी तरह के हैंडी नोट्स बनाए। 5 साल के पेपर वहाँ से कलेक्ट किए, टॉपिक्स लिखे, उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, और पढ़ने के साथ साथ मैंने उन चीज़ों को साथ साथ ही रिवाइज़ किया। टाइम मैनेजमेंट मेरा यही था कि मैं एक दिन में, जब रिवीजन एक बार हो चुका था, तो दूसरे टाइमिंग में रिवीजन के लिए मैंने पूरे दिन में हर सब्जेक्ट को दूसरी बार रिवीजन के लिए टाइम दिया। इसका मतलब अगर मैं 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ती थी तो 1 घंटे मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी, और उसके बाद मेरे पास टाइम भी बचा हुआ था। ऐसा नहीं था मैं पूरे दिन एंगेज रहती थी। तो फाइनली मैंने 18 का पेपर दिया। 18 का पेपर देने के बाद जो मेंस मैंने लिखा वो लखनऊ से लिखा था, और उस दौरान मुझे लगा था कि शायद जो मेरी सेविंग है वो ख़त्म भी हो रही है, तो कि इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन वो भी मैनेज हुआ, अच्छे से मैनेज हुआ, और मैंने वहाँ से पेपर लिखा। और पेपर लिखने के बाद मुझे ये था कि हाँ, मेरा हो जाएगा। हालांकि हिंदी को लेकर मैं डरी हुई थी क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन छूटे थे। बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी पेपर पर दिया हुआ था, वो मैंने अच्छे से पढ़ा। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मैंने रिटर्न जितने भी एग्ज़ाम थे ये लिखे, और लिखने के बाद फिर मैंने वेट किया कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। फाइनली हुआ, और आज मुझे मतलब ये अचीवमेंट लेने के बाद समझ में आता है कि परिस्थितियाँ आपकी कितने भी प्रतिकूल हैं या आपके अनुकूल हैं, आपको दोनों ही कंडीशन में अपना पेशेंस हमेशा बना कर रखना है, अपनी ईमानदारी अपने साथ रखनी है। तीसरी चीज़, आप अपने लेवल पर जो भी डिसीज़न ले रहे हैं आप उसे सही मान कर चलें, क्योंकि ये डिसीज़न आप जब तक आप उसकी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो ये समाज या कोई भी लोग या आपके फ्रेंड भी, वो आपके उस डिसीज़न की आप ये अपेक्षा करते हो कि वो रिस्पेक्ट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद अपने डिसीज़न को तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला आपके उस डिसीज़न को रिस्पेक्ट देगा। ये आपको प्रूव करना है कि आपने जो डिसीज़न लिया था वो सही है। ये परिस्थितियाँ जो हैं ये सभी के साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कोई डेस्टिनी बाय बर्थ लेकर पैदा हुआ है। हर की लाइफ में अलग अलग तरह से सिचुएशंस होती हैं, सर्कमस्टेंसेस उनके सामने आती हैं, लेकिन फेस करना या ना करना, स्किप कर देना या आगे बढ़ जाना, ये हम लोगों पर डिपेंड करता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मेरा एक मैसेज है, गर्ल्स कभी भी ये सोच कर ना चलें, क्योंकि इन प्रेजेंट टाइम मैंने बहुत नेगेटिव अप्रोचेस भी देखी हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हम लोगों को फ़ाइट भी करनी है, लेकिन फ़ाइट के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी वैल्यूज़ या हमारी जो भूमिकाएं हैं जो इस समाज में या एक फ़ीमेल होने के नाते तय की गई हैं, वो कहीं ना कहीं एक इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ रहे हो, आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिविलाइज हो गए हो। आज के टाइम में हम चाहे गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, सभी एजुकेटेड तो हैं, लेकिन सिविलाइज होना ये एक अलग चीज़ है। आपने जो पढ़ा है उसे लाइफ में कितना उतारा है, ये डिपेंड करता है आप पर। आज आप बहुत सारे आपको राइट्स मिल गए हैं। राइट्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बहुत मिसयूज़ करो या उन्हें गलत वे में या अदर वे में लेकर जाओ। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो आज शादी के लिए मना करती हैं। मैंने भी किया, मैंने भी शादी स्किप की, क्योंकि मुझे लगता था कि शादी तो हो ही जाएगी, ये कोई बड़ी डील नहीं है कि शादी नहीं होगी, इन होल सो लास्ट में आगे शादी ही होनी है। लेकिन आपका पर्पज़ क्या है, आप क्यों आए हो? क्या आपकी लाइफ ऐसी कुछ हो सकती है जिससे आप कुछ लोगों को
इस समाज में रह के सपोर्ट कर सकते हो या उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, तो वो आपको सोचना चाहिए। मेरे जो ब्रदर्स हैं वो वेल सेटल्ड हैं, उन्होंने अपने लेवल पर जितनी भी वो कर सकते हैं वो अपना कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ज़िम्मेदारी इतनी थी कि जब तक घर में रहे, जैसे भी रहे, तो उनकी जो भी निर्णय रहे उनकी रिस्पेक्ट की। लेकिन अपने सपने भी मैंने देखे और उन सपनों को देखने का सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि वो सपने गलत नहीं थे, तो मुझे पीछे हटने के लिए भी कभी गिल्टी फील नहीं हुआ कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए या मैं वो घर छोड़ कर आ गई हूँ। तो गर्ल्स सभी सपने देखें, सपनों को पूरा करें, लेकिन अपनी भूमिकाओं से भागने की कोशिश ना करें। कभी भी एजुकेशन को इस आधार पर गलत ना ठहराएं कि हमने इतना पढ़ लिया तो क्या हम इसी काम के लिए पढ़ रहे थे। पढ़ना एक अलग चीज़ है, करियर बनाना एक अलग चीज़ है, और परिवार को संभालना या इस समाज को एक बैलेंस वे में चलाना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह से हम आज इन्वायरमेंट के लिए बहुत सक्रिय हुए हैं, उसी तरह से हम इस सोशल स्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए। आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, जो लोगों का मानना है। हम जॉइंट फैमिली से भाग रहे हैं क्योंकि हम जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। तो ये इसको हम एजुकेशन पर ब्लेम नहीं लगा सकते कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो गई। ये हमारा डिसीज़न होता है कि हम कोई रोल प्ले करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो ये था मेरा अब तक का सफ़र, और आई होप सभी जितने भी लोग हिंदी मीडियम हैं जो स्पेशली, उन लोगों को शायद ये हेल्प करेगा। डरें नहीं हिंदी से, ना ये नेगेटिव सोच लेकर चलें कि हिंदी से सिलेक्शन नहीं होगा। हिंदी से बिल्कुल सिलेक्शन होगा, लेकिन अपने शब्दों को और अपनी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, टाइम बाउंड करके चलते चलिए, और साथ ही साथ जितनी भी तैयारी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से वो तैयारी करते रहिए। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, और मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी सक्सेस पर ध्यान दीजिएगा, ना कि रैंक या अटेम्प्ट्स पर। आपको लाइफ में कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड योर सक्सेस इन योर लाइफ, and thanks a lot to watching me.